हेलो एस्पिरेंट, एक बार फिर से आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सब्जेक्ट को पढ़ाने में मदद करती हूँ। प्रीवियस वीडियोस में मैंने एनसीएफ के एमसीक्यूज कराए हैं और एनसीएफ के बारे में पढ़ा है, तो प्लीज उसको जाके देखिएगा। आज के वीडियो में हम सीडीपी के 50 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारा पेपर आने वाला है। उससे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है ताकि हमारे ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। नेक्स्ट, अगर हम बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट दीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement about child development is correct? अब चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला हमारा डेवलपमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। दूसरा, अगर हम बात करें डेवलपमेंट हमारा क्या है, आपका दो फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक, अगर हम और बात करेंगे कि डेवलपमेंट हमारा क्या है, वॉर्म टू टॉम चलता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए ऑप्शन देखिए। डेवलपमेंट इज नेचुरली अकरिंग प्रोसेस बट अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट इज नेसेसरी टू फैसिलिटेट। एक नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है, लेकिन एनवायरनमेंट का होना बहुत ही जरूरी है ताकि डेवलपमेंट फैसिलिटेट कर सके। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट इज प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एक जेनेटिक फैक्टर पर डिपेंड होता है लेकिन मॉडिफाइड नहीं हो सकता है। या हेरिडिटी डू नॉट प्ले एनी रोल। या डेवलपमेंट बिगिंस ओनली आफ्टर स्टेज ऑफ इन्फेनेसी। अभी मैंने बताया वॉर्म टू टॉम है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो ये नहीं होगा। सिर्फ हेरिडिटी कोई रोल नहीं प्ले करती, ये भी नहीं होगा। या हेरिडिटी सिर्फ रोल प्ले करती, ये भी नहीं होगा। तो डेवलपमेंट हमारा क्या है, एक नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है, बट एक एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा डेवलपमेंट के लिए। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is not the law of heredity? अब लॉ ऑफ हेरिडिटी की बात करो तो तीन तरीके के लॉ होते हैं आपके, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, वेरिएशन, रिग्रेशन। ठीक, मोटिवेशन कोई लॉ नहीं होता है। राइट आंसर विल बी 4। सिमिलैरिटी जब बच्चा माँ बाप के समान हो। वेरिएशन जब बच्चा थोड़ा सा भिन्न हो, थोड़े कैरेक्टरिस्टिक भिन्न हो। रिग्रेशन लेकिन बिल्कुल ही अलग चला जाए बच्चा, मतलब मान लीजिए अफ्रीकन बच्चे का एकदम गोरा ही बच्चा चला जाए तो वो चीज आपका एकदम अलग हो जाएगा, वो रिग्रेशन में आ जाएगा। राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब रीजनिंग थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो ये सब हमारा किससे रिलेटेड है, हमारे दिमाग से रिलेटेड है। दिमाग से रिलेटेड है मतलब कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो समाज की बात नहीं कर रहा है, मोरालिटी की बात नहीं कर रहा है, मोटर डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The most intense and crucial socialization take place। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहला कौन सा आता है, इन्फेनेसी आता है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, प्री नेटल आता है, इन्फेनेसी आता है, देन चाइल्डहुड आता है जिसमें आपका अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड डिवाइडेड है, एडोलेसेंस और अडल्टहुड। अगर हम इस एडोलेसेंस की बात करें तो एडोलेसेंस हमारा बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है। क्यों, इसको स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की स्टेज भी कहा जाता है। यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा आप कह सकते हो आइडेंटिटी क्राइसिस फील करता है, क्या अपने जीवन में करना चाहिए, क्या हासिल करना है उनको। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के लिए, तो इसीलिए क्रूशियल पीरियड कहा गया है सोशलाइजेशन का। तो राइट आंसर विल बी एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन सच एज। ह्यूमन डेवलपमेंट को डोमेन्स देखिए कौन कौन से होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, साइकोमोटर। ठीक, ये सारे आपके क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं। अब ये देखिए, अब देखिए कौन सा डोमेन मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल। आपका फिजिकल, ये ऑप्शन गलत है। साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल, ये भी ऑप्शन गलत है। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, तो दिस विल बी राइट आंसर। राइट आंसर विल बी थर्ड, क्योंकि फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल सब हमको इसमें मिल गया। तो हमारा जो डोमेन्स है वो यही है, तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, School teaches new behavior and rules to children and expect them to act accordingly. The school is acting as an। अब हमने प्राइवेट, अगर हम बात करें स्कूल हमारा क्या है, कौन से एजेंट में आता है। हमने सोशलाइजेशन में एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ा था, जिसमें आपका फैमिली, आपका पीयर ग्रुप, आपका मीडिया, आपका कल्चर, गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और वीडियो आप प्लीज जाके देखिएगा तो चीजें और क्लियर होंगी। तो हमारा जो स्कूल है जो हमें चीजें को सिखाता है, जो हमारे टीचर सिखाते हैं, वो हमारा किस सोशलाइजेशन में आता है,
तो आप देखिए ये हमारा किस में आता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। प्राइमरी में क्या आती है, हमारी फैमिली आती है, और आपका स्कूल किस में है, सेकेंडरी है, तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश refers to the learning that occurs when children undergo when they enter institutions such as school। अभी मैंने बताया स्कूल हमारा क्या है, प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, प्राइमरी हमारा क्या होगा, आपकी फैमिली होगी। पैसिव सोशलाइजेशन जहाँ पे जैसे अगर हम बात करें लाइब्रेरी की, तो वो हमारा क्या है, पैसिव तरीका है सीखने का, सोशलाइज होने का, वहां पे हम इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है। तो राइट आंसर विल बी सेकेंडरी सोशलाइजेशन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगेन फ्रॉम। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारा क्या है, फैमिली। फैमिली में हम तब जब जन्म लेते हैं तभी से हम फैमिली के साथ जुड़े हुए रहते हैं। हमें माँ बाप हमारे बहुत सारी चीजें सिखाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी कुछ सिखाते हैं। तो वो हमारा क्या है, इन्फेनेसी फेज है, जब हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगेन हो जाता है बाय 0 to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंड्रेंस इन सोशलाइजेशन इज कॉज्ड बाय। अगर हिंड्रेंस की अगर हम बात करें तो मतलब क्या अवरोध हमारे समाजीकरण की प्रतिक्रिया में आते हैं, उस चीज को हमको बताना है। तो सबसे पहला देखिए, रिलीजन, इक्वालिटी, पॉलिटिक्स। तो रिलीजन, हमारा जो रिलीजन है वो जो हम जिस रिलीजन में रहते हैं वो भी हमारा समाजीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है, हमारे कल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं हेल्प। देन इक्वालिटी की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो ये भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं हमारे समाजीकरण में रोल प्ले करते हैं। लेकिन प्रीजुडिसाइज की बात करें, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, अगर रिलीजन के बेसिस में अगर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करेगा हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस में। तो प्रीजुडिसाइज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, while divergent thinking dash convergent thinking। अब divergent thinking वो thinking है जहाँ पे एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन हो, लेकिन convergent thinking क्या है, जब एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन बताएं। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो फिट बैठते हैं। सबसे पहला देखिए, encourage multiple answer and is fixed on one correct solution। मतलब कि divergent thinking हमारा एक मल्टीपल आंसर को encourage करता है, और convergent एक, ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, ये हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग मल्टीपल आंसर को करता है, और लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग किसको करता है, एक ही प्रॉब्लम की एक ही सॉल्यूशन को, फिक्स सॉल्यूशन को ही इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statement about inclusive education is not correct। अब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बताता है हमें, नॉर्मल चाइल्ड विद स्पेशल नीड के बारे में कहता है कि इन बच्चों को हमको इंक्लूड करना है और अलग नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है, इनको नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्तर की शिक्षा देनी है। तो अब देखिए इसमें क्या चीज नहीं होगी, इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन वेज टू डू नॉट एक्सक्लूड, बिल्कुल सही, हमें एक्सक्लूड नहीं करना है। अडॉप्टिंग पेडागोजी दैट सपोर्ट नीड ऑफ ऑल लर्नर, हमें ऐसी पेडागोजी का इस्तेमाल करना है जो सभी बच्चों के नीड को पूरा कर पाए। देन अकोमोडेट डिफरेंस इन लैंग्वेज स्टाइल एंड प्रमोट कोलैबोरेशन, मतलब कि हर एक बच्चे का जो सीखने का तरीका, जो लैंग्वेज होती है, जो रिलीजन होता है, बच्चा सब अलग अलग तरीके से होता है, उन चीज को टीचर को यूटिलाइज करना है और बच्चों को प्रमोट करना है कि वो साथ में मिलके पढ़े। तो ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन देखिए यहाँ पे फिक्स करिकुलम और स्टैंडर्ड असेसमेंट की बात की है, तो जहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारे फिक्स करिकुलम नहीं होना चाहिए, हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सके। नेक्स्ट अगर हम स्टैंडर्ड असेसमेंट की बात करें, कहीं ना कहीं जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो राइट आंसर विल बी 4, ये नहीं होगा हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, लर्निंग कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। मतलब कि लर्निंग जो बच्चे का पूर्व ज्ञान होता है, जो प्रीवियस नॉलेज होती है, बच्चे की जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है बच्चा, कहीं ना कहीं प्रीवियस नॉलेज बच्चे पे इफेक्ट डालती है, उसके बेसिस पे बच्चा आगे कंस्ट्रक्ट कर पाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, ऐसा है। रीजन देखिए, फाइंडिंग पैटर्न एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प लर्नर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। मतलब कि बच्चा जो लिंक फाइंड करता है अपने प्रीवियस नॉलेज में और अपने जो नॉलेज उनके पास है उसमें, जो लिंक फाइंड करके बच्चे आगे जो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल सही है। तो ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। अब डेवलपमेंट हमारा नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मतलब कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस चलेगा, मतलब बॉम्ब टू
टर्म चलेगा जब आप माँ के गर्भ में होते हो, और मृत्यु तक आपका क्या चलेगा, डेवलपमेंट चलेगा। ये कहीं ना कहीं एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये हमें कौन सा प्रिंसिपल बताता है, कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल बताता है। इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये सभी आपस में कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है, ये चीज नहीं होगा। या इंट्रैक्शन नहीं, या डायरेक्शन है। डायरेक्शन यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट, सेप्लोकॉर्डल, प्रॉक्सिमल डिस्टल की बात की जाए, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर विल बी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट। अब एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट अगर हमें बताना है तो ऑप्शन देखिए, मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, इम्प्रूव्स वन एबिलिटी, एड इंचेस टू वन हाइट, इंक्रीज वंस इंटेलिजेंस। अब डेवलपमेंट से हमारा इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, हमारा जैसे जैसे विकास होगा डेवलपमेंट से इंटेलिजेंस बढ़ेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगर हम कहेंगे डेवलपमेंट से इंचेस हमारे बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रोथ हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है, हमारी हाइट बढ़ेगी, बिल्कुल सही। इम्प्रूव्स वंस एबिलिटी, बिल्कुल सही, हमारी एबिलिटी इंक्रीज होती है, ये भी इम्प्रूव। लेकिन आप ये बता सकते हो ये सारी चीजें हो रही तो आपका विकास हो रहा है, लेकिन आप इसको फाइनल आउटकम नहीं कह सकते हैं। हमारा फाइनल आउटकम है मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। अगर हम बात करें हमारे बड़े बच्चों को भी कहते हैं कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। तो जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और वो सीख ही हमारा क्या है, मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, विच विल डेवलप ओवर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट देखिए, असेसमेंट देखिए, स्टेटमेंट देखिए, चाइल्ड विल एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर, बिल्कुल सही। हर एक बच्चा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में बिलोंग करता है। मुस्लिम का कल्चर, बंगाली का कल्चर अलग, सनातन धर्म का कल्चर अलग, मतलब हर एक बच्चा अपने कल्चर में अलग अलग चीजों को सीखता है, एक्सपीरियंस डिफरेंट करता है। रीजन देखिए, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, बच्चों का डेवलपमेंट यूनिवर्सल होता है, एक समान का होता है। इन्फेनेसी सारे स्टेजेस से बच्चा गुजरेगा, ये भी बात सही है, लेकिन यही कहीं कोई लिंक नहीं है, कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा क्या है हमारी, जो हमें प्रोग्रेस की तरफ ले जाए, जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोलैबोरेटिव लर्निंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग, बिल्कुल नहीं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से आप कहीं ना कहीं बायसनेस क्रिएट होती है, तो वो एक सही तरीका नहीं है जज करने का बच्चे की समझ को। देन स्टूडेंट इज पैसिव रेसिपिएंट नहीं होते, बच्चा क्या होता है, एक एक्टिव रेसिपिएंट होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, ये ऑप्शन हो सकता है। लास्ट देखिए, करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल। प्री डिटरमाइंड मतलब कि करिकुलम हमारा पहले से तय होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए नहीं, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जब चेंज करना चाहे बच्चों के नीड को कैटर करने के लिए चेंज कर सके। कि हमारा क्या बताता है, करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। हमारी लर्निंग किस पे होनी चाहिए, ऑथेंटिक टास्क पे होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा टास्क जो एक मीनिंग मेकिंग प्रोसेस हो, मतलब अगर वो कार्य कर रहे हो तो उसका एक आउटकम निकले, ऐसा नहीं है कि सिर पैर की बात हो। हमारा लर्निंग क्या होना चाहिए, एक ऑथेंटिक टास्क पे होना चाहिए, एक रीजंस पे होना चाहिए, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट हो सके। राइट आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोस्की proposes that is important for socio self regulation in children। अगर हम लेव वाइगोस्की की बात करते हैं तो इन्होंने क्या दिया था, सोशो कल्चर थ्योरी दी थी, जहां पे इन्होंने ये बताया था कि सोशल इंटरेक्शन, बच्चों का लैंग्वेज, और आपका कह सकते हो कि जो हमारा सोसाइटी होता है, ठीक, सॉरी, जो हमारा कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले करता है। बच्चा सबसे पहले आपका क्या करता है, लैंग्वेज को डेवलप करता है, तब बच्चा किसको डेवलप करता है, थॉट को डेवलप करता है, ये आपके वाइगोस्की साहब कहते हैं। और इन्होंने 3 स्पीच की बात की थी, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच और सोशल स्पीच। जब बच्चा बाहर समाज में बात करता है वो सोशल स्पीच है, लेकिन जब बच्चा अपने आप से बात करता है, प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा अपने आप को खुद डायरेक्ट कर रहा है लेकिन ऑडिबल है। लेकिन इनर स्पीच क्या है, जब बच्चा अपने आंतरिक मन से, अपने अंतरात्मा से बात करे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो इनर स्पीच अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करे। तो राइट आंसर विल बी इनर स्पीच विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, each area of development is dependent on other and thus influence the other development। मतलब कि हर एक डोमेन, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, सभी डोमेन आपस में क्या है, रिलेटेड है, और आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है और इन्फ्लुएंस करती है। विच डेवलपमेंट प्रिंसिपल इज डिफरेंट इन दिस स्टेटमेंट। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो कौन सा प्रिंसिपल होना चाहिए,
तो सबसे पहले देखिए डेवलपमेंट प्रोसेस स्टेज बाय स्टेज, मतलब इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड। तो इसकी बात करता है नहीं। डेवलपमेंट इज को रिलेटेड, बिल्कुल सही, सभी डेवलपमेंट क्या है आपस में को रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए अगर आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा, आपकी फिजिकल बॉडी नहीं अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आपका मानसिक दिमाग भी नहीं अच्छा होगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप इमोशनल स्टेट आपका बहुत वीक है, मान लीजिए आप बहुत डर में हैं या बहुत ज्यादा इमोशनली हैं, बहुत सैड है, रो रहे हैं, तो वहां पे भी आप अपना दिमाग नहीं चला पाओगे। तो कहीं ना कहीं हर एक फैक्टर आपस में इन्फ्लुएंस करते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल क्या कहता है, डेवलपमेंट इज को रिलेटेड। राइट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ रिग्रेशन इज गिवन बाय। अब लॉ ऑफ रिग्रेशन किसने दिया है, आपके सॉल्वेंसन ने दिया है लॉ ऑफ रिग्रेशन। ये कौन सा, हेरेडिटी के 3 लॉ है, सिमिलैरिटी, वेरिएशन, रिग्रेशन। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in Lawrence Kohlberg moral development theory, the children moves from understanding consequence of act to determine whether they are good or bad to understanding the rules are flexible can be changed। मतलब कि लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी में 3 लेवल दिया गया था लॉरेंस कोलबर्ग ने, और 6 स्टेजेस दिए थे। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, पहले बच्चा ये सोचता है कि जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उस चीज में पहले ये समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें जो सोसाइटी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है उसको फॉलो करना चाहिए। और उसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से वहां तक मूव करती है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, हम लोग ने ही बनाए हैं और उसको चेंज किए जा सकते हैं समय के अनुसार। तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, लॉरेंस कोलबर्ग ये बताते हैं। रीजन देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यूज दैट मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। मतलब कि जो हमारा मोरल डेवलपमेंट है वो हर एक स्टेजेस से मूव करता है। पहले हमारी क्या सोच थी, बाद में हमारी क्या सोच है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखिए, as per Howard Gardner, multiple intelligence which of the following set represent correct match of intelligence associated characteristic। मतलब हॉवर्ड गार्डनर ने कितने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताई थी, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताई थी। अब आपको करेक्ट मैच बताना है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, इंट्रापर्सनल स्किल इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर। ये ऑप्शन नहीं होगा। इंट्रापर्सनल आपके आंतरिक चीजों के बारे में होता है, मतलब कि आप आपस में अंदर बात कर रहे हो। लेकिन इंटरपर्सनल क्या होता है, आप दूसरे से बात करते हो। तो यहाँ पे दोनों का मैच ही गलत है। देन लॉजिकल एंड मैथमेटिकल स्किल ऑफ डांस, तो मैथमेटाइजेशन एबिलिटी डेवलप होगी, ना कि डांस की एबिलिटी डेवलप होगी। म्यूजिकल परफॉर्मेंस कंपोजिशन, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। क्यों, म्यूजिकल जो हमारा होता है जब आप गाते हो और अपने जो आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक उसको निकालते हो, तो वो आपका परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल बताता है कि आप कितने टैलेंटेड हो। तो ये कहीं ना कहीं ये करेक्ट मैच है। स्पेशल और स्किल अप्रिशिएटिंग नेचुरल वर्ड, ये भी नहीं होगा। क्यों, दैट इज रिलेटेड टू नेचर। और स्पेशल आपका जो आपके आप कह सकते हो कि आपका जो 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 विजुअलाइजेशन वाला चीजें हैं, जो वो आपके किस में आ जाएंगे, स्पेशल स्किल्स में आ जाएंगे। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। लर्निंग का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बताना है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन प्रीवियस लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, बिल्कुल सही, प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड होता है। लर्निंग एम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कंसेप्शन स्कीम, जो हमारे प्रीवियस नॉलेज है उसको हम क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे अकोमोडेशन आपने वाला कौन सा पढ़ा है, जो हमारे प्रेजेंट स्कीमा है, अगर कोई नई इंफॉर्मेशन आ रही है आपको लगता है मॉडिफाई करना चाहिए, तो आप उस चीज को करते हो। नेक्स्ट, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन। सोशल एक्शन, जो समाज में आप चीजों को देखते हो, लर्निंग उससे भी फैसिलिटेट होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, ये हमारा क्या गलत स्टेटमेंट है। हमारा लर्निंग क्या है, प्रोसेस है, ना कि प्रोडक्ट है। तो राइट आंसर विल बी 4। तो लर्निंग हमारा प्रोसेस है, ना कि प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाय। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉस्टर्ड किससे होती है, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी किससे आप बच्चे के अंदर डेवलप होती है। सबसे पहला देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस, पैसिव लिमिटेशन और रिस्पॉन्सिव। तो बच्चे के अंदर अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी है। बच्चा सही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा विद मल्टीपल आंसर बाय एनालाइजिंग ईच एंड एवरी ऑप्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेनेसी। अब हम अगर हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिडायरेक्शन की बात करें
तो प्रॉक्सिमल डिस्टेंस प्रिंसिपल हमारा क्या है, हमारा बताता है कि जो हमारा पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है, फिर उसके बाद हमारा आउटर बॉडी डेवलप होती है, मतलब सेंटर टू पेरिफेरी हमारा डेवलपमेंट मूव करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन हैंड्स एंड फीट, मतलब लिम्स हमारा जो अंदर सेंटर बॉडी है वो पहले मतलब कंटिन्यू ग्रो फास्टर देन हैंड्स एंड बॉडी। या डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, ये आपका सेप्लोकॉर्डल की बात हो गई थी, गलत है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, अगर रैपिडली लैंग्वेज की डेवलपमेंट की बात नहीं होती, फिजिकल डेवलपमेंट की बात होती है। देन फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल, मतलब कि जो फिजिकल डेवलपमेंट वो जल्दी अकर होता है रेदर देन फाइन मोटर स्किल्स, मतलब जो हमारी स्मॉल मसल्स होती है। ये भी ऑप्शन गलत है। लिम्स कंटिन्यूस ग्रो फास्टर देन दी हैंड्स एंड फीट, दिस विल बी राइट आंसर, कि हमारे पहले जो सेंटर डेवलप होता है हमारे लिम्स पहले डेवलप होते हैं, फिर उसके बाद हमारा आउटर हैंड्स एंड फीट डेवलप होती है। तो राइट आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया। अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो ये हमारा क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर है। यहाँ पे बच्चा डिकोड नहीं कर पाता है चीजों को, साउंड्स को नहीं समझ पाता है, डी को बी पढ़ता है, इस तरीके से बच्चों को प्रॉब्लम होती है चीजों को समझने में, उनको सब वर्ड उल्टे पुल्टे दिखते हैं, साउंड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। अब देखिए ऑप्शंस देखिए, घुमा फिरा के पूछा है। सबसे पहला देखिए, डिफिकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफिकल्टी होना ये गलत है। डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग मतलब होता है जब बच्चा साउंड्स को ना पकड़ पाए, जैसे हम बोले राखी और एप्पल, हम इस तरीके से बच्चों को डिक्टेट कर रहे हैं, लेकिन बच्चा चीजों को साउंड्स को नहीं समझ पा रहा है और वो उल्टा सीधा लिख देता है चीजों को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, दिस विल बी राइट आंसर। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके स्टेटमेंट से ही ट्रिकी बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पेयरमेंट इज अ डैश कंडीशन while डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन। अब इम्पेयरमेंट मैंने आप लोग को बताया था कि इम्पेयरमेंट एक बायोलॉजिकल कंडीशन होती है, एक बायोलॉजिकल कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर जो जन्म से ही जो आप कह सकते हो जो डिसेबिलिटी है, जन्म से ही मान लीजिए बच्चे को पोलियो या बच्चा जन्म से ही नहीं चल पा रहा है, उसके एक हाथ बना ही नहीं है, वो जो बायोलॉजिकल आपका इम्पेयरमेंट है होता है, जो जन्म से ही बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी आ जाए। लेकिन अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें, वो हमारी क्या होती, फंक्शनल होती है। क्यों? जैसे बच्चा चलने फिरने में असमर्थ है, ठीक, तो वहां पे जो ये हमारी फंक्शनल डिसेबिलिटी होती है, जहाँ पे आप फंक्शन चीजों को नहीं कर पाते हो, तो वो चीज भी एक आप कह सकते हो कि वो बाय बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट वो ठीक भी की जा सकती है। तो डिसेबिलिटी को इसीलिए फंक्शनल कहा गया है, लेकिन इम्पेयरमेंट हमारा क्या बायोलॉजिकल है, जो हमें जन्म से ही चीजों को मिलती है। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड बाय। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस मतलब कि 1 to 5 वाले बच्चों को आप किस तरीके से किस स्तर से सिखाओगे लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों का अच्छे तरीके से हो सके। पहला ऑप्शन देखिए, when teacher uses concrete example to refers to abstract concept। concrete example मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके जाना, बच्चों को ऑब्जेक्ट से या ठोस चीजों से सिखाना, बच्चों को दिखा के सिखाना। भाई आपको रेक्टेंगल बच्चों को बताना है तो आपने पेपर दिखा, मतलब ठोस चीजों से दिखा के सिखाना बच्चों को, ताकि बच्चों के अंदर स्कीमा डेवलप हो सके और बच्चों की थिंकिंग भी डेवलप हो सके। और अमूर्त की तरफ लेके जाना, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, जहां पे बच्चों को कॉन्क्रीट चीजों की जरूरत ना पड़े और वो अपना दिमाग लगा के सोच सके। 1 मिनट। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, when teacher stresses upon and impose the use of formal language, मतलब कि बच्चे को फॉर्मल लैंग्वेज यूज करने के लिए ज्यादा इन्फोर्स करे, गलत बात। when teacher ignore and dismiss मदर लैंग्वेज, नहीं, मदर टंग को इग्नोर नहीं करना। अब तो एनपी ने भी कहा है जो 5 ग्रेड तक बच्चे हैं इसको बढ़ा के 6 to 8 भी कर सकते हैं, इनको मदर टंग अपने रीजनल लैंग्वेज यूज करने का पूरा अधिकार है, तो ये भी गलत बात है। नेक्स्ट, व्हेन टीचर बिगिंस फ्रॉम साइन एंड सिंबल रेदर देन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, मतलब टीचर साइन और सिंबल से स्टार्ट करता है ना कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से, तो ये भी ऑप्शन गलत है। राइट आंसर विल बी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स, हमको एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, after getting out in the game due to the rope getting stuck in her leg while jumping, Aru says that rope deliberately got her out. At what stages of Jean Piaget of cognitive development do children reason like this? अब प्री ऑपरेशनल आपका जो हमारा जीन प्याजे साहब है, इन्होंने कौन कौन सी स्टेजेस दी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और आपका
फॉर्मल ऑपरेशन। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है जो आरू है वो रोप खेलते खेलते गिर गया है और उसने ये कहा कि रोप ने जानबूझ के उसको गिरा दिया, वो गिरता नहीं, उसको इंटेंशनली आउट किया गया है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बता रहा है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बता रहा है, मतलब उसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, एनिमिज्म की कैटेगरी है, ठीक, बच्चे के अंदर। तो वो चीज आपकी किस स्टेज में आती है, आपकी प्री ऑपरेशन स्टेज में आती है, जब बच्चा एनिमिस्टिक हो जाता है, बच्चा नॉन लिविंग थिंग को मतलब गुड्डे को खाना खिलाना या गुड्डे को मारना, उसको चोट लगना, उसको ऐसा लगता है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक किसमें है, आपकी एनिमिस्टिक में, एनिमिज्म बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। प्री ऑपरेशन के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है, बच्चा आप कह सकते हो कि बिलीफ प्ले, मतलब दूसरों को एक्टिंग करना, दूसरों के चीजों को ढालना, मेक अ बिलीफ प्ले। बच्चों के अंदर इगोसेंट्रिक वाली बिहेवियर आ जाता है। नेक्स्ट, बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, बच्चा चीजों को नहीं समझ पाता है, मतलब रिवर्स नहीं कर पाता है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो बच्चे के अंदर आ जाते हैं एट द प्री ऑपरेशन स्टेज, उसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन इससे भी पूछता है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू, अब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चे के अंदर क्या चीज डेवलप होती है। अभी मैंने बताया रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होता है, ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ये भी नहीं होगा, बच्चे के अंदर सीरिएशन मतलब वो छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा नहीं लगा सकता है, वो आपके कॉन्क्रीट में चला जाएगा। कंजर्वेशन भी बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट में चल जाएगा, लेकिन मेक बिलीव प्ले ये किसमें आएगा, आपका आपके प्री ऑपरेशनल में आएगा, तो ये बच्चा करता है, तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The classroom environment of progressive classroom will not have which of the following attitude। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम मतलब कि प्रगतिशील शिक्षा है, बच्चों के अंदर कौन सा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, मतलब एज एन टीचर कौन सा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इन डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही, बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, ताकि बच्चों को समझ में आ सके कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे डिसीजन लिया जा सकता है, तो ये ऑप्शन सही है। क्रिएशन ऑफ फियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, ये भी सही है कि हमको फियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट देना है बच्चों को, ताकि बच्चा डर में ना सीखे, अपने आप से इंट्रिंसिक मोटिवेट हो के बच्चा सीखे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ लर्नर, असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब कि हमें बच्चों की, हर एक बच्चा एक समान नहीं होता है, हर एक बच्चा अलग होता है, उस चीज को समझते हुए हम बच्चों की नीड्स को कैटर करेंगे, ये भी ऑप्शन सही है। देन लास्ट देखिए, मेंटेनिंग डिसिप्लिन बाय टीचर, ये ऑप्शन आपका गलत है, तुम बच्चों बहुत ज्यादा डिसिप्लिन अगर बच्चों पे लगाओगे तो बच्चा फ्री इन्वायरमेंट में सीख नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्री भी नहीं छोड़ना है और एक्सटर्नल डिसिप्लिन बहुत नहीं लगाना है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये चीज को नहीं करना है टीचर को, उनको फ्री इन्वायरमेंट देना है ताकि बच्चे अपना एक्सप्लोरेशन खुद कर सके, तो राइट आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश अकर विद इन द फैमिली व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक्वायर लैंग्वेज एंड डेवलप इनिशियल कॉग्निटिव स्किल, मतलब कि जो हमारी फैमिली के अंदर सबसे पहले बच्चा सीखता है, अपनी आइडेंटिटी को शेप करता है, अपनी आइडेंटिटी को बनाता है, लैंग्वेज को एक्वायर करता है और कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करता है। तो ये फैमिली हमारा क्या है, तो फैमिली अभी तक हमने पढ़ा, फैमिली हमारा क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी नहीं होगा, एंटीसिपेटरी जब बच्चा दूसरों के ग्रुप में शामिल होने के लिए चीजों को रिएक्ट करने लगता है, डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन जब बच्चा अपने डेवलपमेंट पे फोकस करता है, उसे अपने शॉर्टकमिंग्स पता होता है, उसको दूर करने के लिए बच्चा जब काम करता है, सेकेंडरी जब बच्चा स्कूल में चीजों को करता है, तो वो सारी चीजें नहीं होंगी, आपका फैमिली क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, According to Piaget, the process of taking new information into the existing body of knowledge is called। अब नई इंफॉर्मेशन के साथ एड ऑन, मतलब पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ साथ नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा। जीन पियाजे ने कॉन्सेप्ट कौन कौन से दिए थे, स्कीमा के बारे में बताया था, एसिमिलेशन के बारे में बताया था, ठीक, अकोमोडेशन के बारे में बताया था, जहां पे बच्चा अपनी चीजों को मॉडिफाई करता है,
वो आपका क्या हो जाएगा, अकोमोडेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, एज इट इज उस चीज को एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टिंग स्कीमा ने में ले लिया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एसिमुलेशन हो जाएगा। एज इट इज किसी चीज में ऐड कर लेना, एडिंग याद रखिएगा, वो आपका एसिमुलेशन होगा। अकोमोडेशन मॉडिफाई करना, वो आपका अकोमोडेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The concept of zone of proximal development has been proposed by ZPD को कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ZPD को कॉन्सेप्ट किसने दिया था, लेव वाइगोस्की ने दिया था। इन्होंने ZPD की बात, इनर स्पीच की बात, थ्री फैक्टर्स की बात, और थ्योरी इनकी कौन सी थी, सोशियो कल्चर थ्योरी थी, सोशियो कल्चर थ्योरी थी इनकी। तो लेव वाइगोस्की ने ZPD का कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें तो ये हमारा क्या है कि जब बच्चा अपने एक्सपीरियंस से या क्वालिटी एजुकेशन बच्चे की वो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस से मूव करता है, तो उस एक्सपीरियंशियल लर्निंग को मतलब स्ट्रेस किस पे दिया गया है, कंट्रोल ऑफ टीचर और लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, कंट्रोल नहीं करना है टीचर को। रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये भी नहीं होगा। देन लर्निंग एज अ प्रोडक्ट, ये तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लर्निंग हमारा प्रोसेस है। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, जो बच्चा सीख रहा है, जो एक्सपीरियंस में डेवलप कर रहा है, वही बच्चा करता है, वही बच्चा समझता है। तो ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है। तो थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। अब कॉन्क्रीट और प्री ऑपरेशनल थिंकिंग के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, इन दोनों में डिस्टिंक्शन बताना है कि क्या चीज इन दोनों को अलग करती है। सबसे पहला देखिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, सेंसेस की बात आ गई तो वो सेंसरी मोटर में चला गया। डिसेंटरिंग यहाँ पे बच्चा क्या होता है, बच्चे के अंदर सेंट्रेशन, बच्चा एक ही कॉन्सेप्ट में डेवलप मतलब एक ही कॉन्सेप्ट फोकस कर पाता है। लेकिन सेंटरिंग आपका किसमें आ जाएगा, डिसेंटरिंग किसमें आ जाएगा, कॉन्क्रीट में आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे का क्या होता है, मल्टीपल एस्पेक्ट पे फोकस कर पाता है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग किसमें जाएगा, फॉर्मल में जाएगा। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस आपका इसमें जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, डिसेंटरिंग। सेंट्रेशन किसमें होता है, प्री ऑपरेशन में होता है। डिसेंटरिंग किसमें होता है, कॉन्क्रीट में होता है। एक चीज से फोकस करने के साथ साथ बच्चा मूव किसमें करता है, मल्टीपल चीज को फोकस करने में। तो राइट आंसर विल बी डिसेंटरिंग। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग कैन बी इनरिच्ड, लर्निंग कैसे इनरिच की जा सकती है। टीचर यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर देके, या टेकिंग टेस्ट लेके, या सिचुएशन ऑफ फ्रॉम रियल वर्ल्ड आर ब्रॉट इनटू क्लास, बिल्कुल सही। सिचुएशन ऑफ रियल वर्ल्ड शुड बी ब्रॉट इनटू क्लास, ताकि बच्चा अपने रियल लाइफ लर्निंग से रिलेट करके सिचुएशन को सीख पाए। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, 4-year-old Arpana says that a button is alive because it tie her shirt together. According to Jean Piaget, her thinking is characterized by. अब ये इस तरीके का क्वेश्चन अभी तुरंत करा है कि एक जो अर्पना है वो कहती है कि उसका बटन जो है वो लाइव है, क्यों, क्योंकि उसकी शर्ट को टक करने में हेल्प करता है। तो वो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बता रही है, तो एनिमिस्टिक उसकी थिंकिंग है, एनिमिस्टिक बिहेवियर है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एनिमिस्टिक थिंकिंग में आ जाएगा। राइट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की थ्योरी इनर स्पीचेस। अब इनर स्पीच क्या है हमारी, इज अ वे ऑफ चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद इमेजिनरी फ्रेंड, से बात करना, भूत प्रेत से बात करना, तो ये नहीं होगा। इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, हमारी इमेच्योरिटी डिनोट करती है, ये भी नहीं। इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट डिले, बच्चे का विकास डिले है, ये भी नहीं हो सकता है। The children should regulate their own thinking, अपनी थिंकिंग को खुद से रेगुलेट करना ही हमारा क्या है, आपका इनर स्पीच की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हाई लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट। वाइगोस्की के कथन के द्वारा लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, थॉट मतलब कॉग्निटिव से डेवलपमेंट, लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों। वाइगोस्की साहब ने क्या बताया था, लैंग्वेज पहले होगी फिर उसके बाद थॉट डेवलप होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए, लैंग्वेज इज मेन मीन्स बाय विच अडल्ट ट्रांसमिट इन्फो टू चिल्ड्रन, लैंग्वेज एक मेन तरीका है जहाँ पे बच्चा अपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकता है। ये लैंग्वेज इज पावरफुल टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन, लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है जहाँ पे आप इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन कर सकते हो। या लैंग्वेज इज एन एक्सिलरेटर टू थिंक एंड अंडरस्टैंडिंग, एक हमें एक्सिलरेटर प्रोवाइड करता है ताकि हम भाई इंटरेक्ट करें, चीजों को सीखें, ग्रास्प करें।
तो सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हैं, तो ऑल विल बी राइट, ऑल ऑफ दी अबव विल बी राइट आंसर। बच्चे ट्रांसमिट करने के लिए भी यूज करता है, अपने इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन के लिए भी, जो चीजें सामने आ रही है उसको अडेप्ट करने के लिए भी, एक्सेलरेट करने के लिए भी, तो फोर्थ विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम मोर स्किल्ड इंडिविजुअल इज कॉल्ड, मतलब कि ऐसे व्यक्ति से जो हमसे ज्यादा समझदार है उससे पढ़ना, उस प्रोसेस को हम वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग, मॉडलिंग, इमिटेशन, रीइंफोर्समेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा? स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प होती है जो हम एमक्यू के द्वारा एमक्यू से लेते हैं ताकि हम अपने जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट में पहुंच सके, तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की सोशल कल्चर थ्योरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन एजुकेशन। अब सोशल कल्चर थ्योरी क्या इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक स्टैंडर्ड टेस्ट को करना, लेना और एकेडमिक परफॉर्मेंस को जज करना, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड लर्निंग स्टाइल, इंडिविजुअल डिफरेंस और लर्निंग स्टाइल को कैटर करना, कोलैबोरेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, या डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ माइंड। तो वाइगोस्की आपकी आपका पीयर ग्रुपिंग की बात करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करते हैं। तो कोलैबोरेशन और सोशल इंटरेक्शन की बात आपके वाइगोस्की करते हैं, तो राइट आंसर विल बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रीजनिंग एंड थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट। तो ये आपका कॉग्निटिव होगा, तो ध्यान मत दीजिएगा, ये आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप डिमांड्स। अब जो अगर बच्चों को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, मतलब कि पुअर है, ठीक, उनको बेसिक नीड उनकी पूरी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं डिसेबल चाइल्ड है, ऐसे बच्चे जिनको हम इंक्लूड कर रहे हैं अपनी नॉर्मल लर्निंग में, उन बच्चों के प्रति कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे करने चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए, अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन। उन बच्चों की तरफ मतलब अवेयरनेस फैलानी चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए, उनको बहुत सेंसिटिव वे में डील करना चाहिए, या एविडेंसिंग एंड इनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइपिंग को प्रमोट करना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। आइसोलेशन, अलग कर देना चाहिए, तो ये भी गलत है। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग, ग्रुपिंग कर देना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। हमें उनके तरफ अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी है, उनको बहुत सेंसिटिवली डील करना है ताकि वो अपने आप को अलग महसूस ना करें, अपने आप को समाज का हिस्सा ही महसूस करें, तो राइट आंसर विल बी आपका 1। नेक्स्ट देखिए, डैश इंटेलिजेंस रिफर्स टू एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएट टू द मूड्स, टेम्परामेंट एंड इंटेंशन ऑफ अदर। अब क्या है इंटेलिजेंस? ऐसी इंटेलिजेंस जो हम मतलब चीजों को समझते हुए दूसरों को रेस्पॉन्ड करें, दूसरे के इंटेंशन को समझते हुए उनको रिकॉग्नाइज करते हुए दूसरों को रेस्पॉन्ड करें, तो आपका किसमें आ जाएगा? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, स्पेशल, लॉजिकल, मैथमेटिक्स। अब अगर हम मतलब दूसरों से इंटरेक्ट या इंटेंशन ऑफ अदर, दूसरों की एबिलिटी को समझ के रिस्पॉन्ड करने वाली बात अगर हम कहें तो वो हमारा किस पे होगा? आपका इंटरपर्सनल में होगा, क्योंकि हम दूसरों अदर्स के पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं, ना कि खुद के। तो राइट आंसर विल बी 1। देखिए स्टेटमेंट देखिए, स्कूल मस्ट बी एनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस, नर्चर देयर क्यूरियोसिटी, टू डू थिंग्स, टू आस्क क्वेश्चन, टू एंगेज इन डिस्कशन, डू ग्रुप। मतलब स्कूल को ऐसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि बच्चे आपस में क्या करें, मतलब क्यूरियस हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, खुद से एंगेज करें, एक्टिविटी में डिस्कस करें, ग्रुप वर्क करें, ठीक, रेदर देन कि हम टेक्सचुअल नॉलेज को सिर्फ प्रोड्यूस करने में लगे रहे। नीचे देखिए, रीजन देखिए, लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर। लर्निंग हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है जहाँ पे बच्चा एक्टिवली एंगेज होता है, और मतलब सोशल इन कैरेक्टर, बच्चा समाज में चीजों को रह के सीखता है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी आपका रीजन सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. This will be right answer. Next question देखिए, who was the chairman of National Steering Committee on NCF 2005? अब NCF 2005 आप लोग को पता होगा, जो कि NCF 2005 है वो 1993 की रिपोर्ट आपकी लर्निंग विदाउट बर्डन पे बेस्ड है, जिसके चेयरमैन आपके यशपाल जी थे, प्रोफेसर यशपाल जी। और NCF के जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन है वो भी क्या है? यशपाल जी ही है। राइट आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, प्राइवेट एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी स्कूल शैल एडमिट डैश परसेंटेज चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप इन क्लास 1। मतलब कि जब क्लास 1 में बच्चा एडमिशन लेता है तो हर एक प्राइवेट स्कूल्स को अपने लिए
जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कितना परसेंटेज उनके लिए सीट रिजर्व करना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू एनईपी देयर विल बी 25% इज नेसेसरी टू अलॉट द सीट फॉर द वीकर सेक्शन सोसाइटी। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड शुड बी टॉट इन लोकल लैंग्वेज। का जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है। देन यूनिफॉर्म देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी क्लासेस। मतलब मतलब वन यूनिफॉर्म लैंग्वेज होनी चाहिए प्राइमरी क्लासेस में। या टीचर शुड डिस्करेज टू यूज बायलैंग्वेज अप्रोच। बच्चों को डिस्करेज करना चाहिए कि बच्चे यूज ना करें बायलैंग्वेज अप्रोच। या मल्टीलिंगुअलिज्म शुड बी हाईली डिस्करेज। मतलब कि बच्चे डिफरेंट आपके लैंग्वेज बैकग्राउंड से, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं, उसको हमको डिस्करेज करना चाहिए। तो एनईपी के द्वारा ये बोला गया है कि जो ग्रेड 5 के बच्चे हैं, ग्रेड 5 तक बच्चों को पूरा राइट है अपने रीजनल लैंग्वेज, अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ने का, यूज करने का। और टीचर वो डिस्करेज नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट उनको अप्रिशिएट करना है, उस चीज को एक्सेप्ट करना है ताकि बच्चा अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाए। तो राइट आंसर विल बी 1। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट का। हाउ मेनी सेक्शन डज आरटीई 2009 एक्ट है? अब हर जो आरटीई एक्ट है वो कितने सेक्शन रखता है और कितने चैप्टर उनके? आपके 7 चैप्टर हैं और 38 आपका सेक्शन है। तो राइट आंसर विल बी 3rd। आपका आरटीई में आपके 38 सेक्शन और 7 चैप्टर है। और हर एक सेक्शन क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कराया हुआ है, तो उसको प्लीज जाके देखिएगा। तो बेटा ये रहे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। होपफुली आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी और क्वेश्चंस भी हुए होंगे। और इसी तरीके की और क्वेश्चंस लाने के लिए मुझे मोटिवेट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो हम कोठारी कमीशन में करेंगे। उससे पहले बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।